Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु साइकोलॉजी का मॉडल पेपर नंबर 40 लेकर आया हूं, जिसमें पूरे 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, बिल्कुल कोशिश करना ईमानदारी से कि 25 क्वेश्चन आप सही कर पाओ। रीट एग्ज़ाम से संबंधित जो तारीख है, जो डेट है कि रीट एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। उसकी जो समिति बनाई गई थी उसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उस आधार पर इन्होंने जो तारीख फिक्स की है, जो बताया है उन्होंने, उसकी घोषणा आज 11 बजे होगी। तो बिल्कुल 11 बजे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथियों, निश्चित रहिएगा, अच्छी तरह से तैयारी करना है, सकारात्मक रूप से ही तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि 1-2 महीने अगर लेट होता है आपके एग्ज़ाम, तो मेरा ये मानना है कि 1-2 महीने अगर आपने थोड़ी सी भी ढिलाई दे दी, यूँ मान के चलिए आप, तो फिर पूरे वर्ष की जो मेहनत है वो किसी भी काम नहीं आने वाली है। तो जी हाँ, अच्छे से आपको तैयारी जारी रखनी ही पड़ेगी साथियों, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से ज़रूर हो जाएगा। अगर आप तैयारी जारी रखते हो तो आप बिल्कुल जो नकारात्मक चीज़ें आपके मन में आ रही है उसको हटाकर जो पहले आप पढ़ते आ रहे थे उसी प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। तो जी हाँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो मित्रों, वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बालक में कोई सी भी चीज़ अगर आती है तो वो किसके माध्यम से आती है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया के माध्यम से। मतलब व्यक्ति समाज में रहकर जो क्रियाएं करता है उससे ही सब कुछ वो सीखता है। तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न नंबर 1 में। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। मित्रों, इसके पहले भी मैंने हिंदी के लिए विराम चिन्हों का वीडियो अपलोड किया है। विराम चिन्हों का एक ही वीडियो, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा 20 मिनट के वीडियो में ही। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो वीडियो चैनल पर भी मिल जाएगा। वो वीडियो इस वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन के लिए मैं वीडियो लगाता हूँ, तो यहाँ पर आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता और भ्रांत वार्ता। तो स्वयं से मौखिक संवाद कर रहे मतलब खुद से ही बोल रहे, तो इस चीज को वाइगोत्स्की ने साथियों व्यक्तिगत वार्ता नाम दिया है। क्या नाम दिया है? व्यक्तिगत वार्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा एग्जाम के लायक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है मित्रों, बालक की विवेचना मतलब तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान मतलब अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है संवेदी गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो मित्रों देखिएगा, बालक जो भी विवेचना मतलब जो तर्क देता है वो तार्किक रूप से नहीं दे पाता है, तो औपचारिक और मूर्त नहीं रहेगा। तो पहला या दूसरा, बल्कि किस पर आधारित रहेगा साथियों? वो व्यवस्थित तर्क पर आधारित न होकर के वो अंतर्बोध पर आधारित होता है। तो इसको जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक काल की विशेषता बताया है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 3 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है मांसपेशियों ताकत में वृद्धि होती है, दूसरा है शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, तीसरा है लैंगिक लक्षणों का विकास होना, और चौथा है शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि होना। तो मित्रों किशोरों में देखिए शारीरिक विकास के संदर्भ में मांसपेशियां ताकत उसकी बढ़ती है साथियों, मांसपेशियों में शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। गलत है ना ये तो, क्योंकि परिवर्तन होता है शरीर उसका बाल्यावस्था के अपेक्षा किशोरावस्था में बलशाली भी हो जाता है, मांसपेशियां बढ़ जाती है, शरीर का जो साइज है वो भी बढ़ जाता है साथियों। तो ये फिर गलत कथन हो गया।
तो आपको गलत ही देखना था, असत्य ही देखना था, तो दूसरा विकल्प सही है। बाकी तीसरा विकल्प है लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, शारीरिक क्रिया और योग्यताओं में भी वृद्धि होती है। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है, और जो सही नहीं है वो ही आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया? इरिक्सन, पियाजे, फ्रायड और वाइगोत्स्की। तो मित्रों, क्षैतिज डेकल आयु के बारे में जीन पियाजे के द्वारा बताया गया था, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है साथियों। तो जीन पियाजे आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, दूसरा विकल्प 5वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 पर। छठा क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? समस्या निवारण कौशल में सुधार करना है तो बेस्ट चीज क्या रहेगी? गणितीय समस्याओं का समाधान करवाओगे आप उनसे, या उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, अथवा उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करोगे? सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त रखना। तो साथियों देखिए, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर, एग्जैक्टली आंसर की अगर हम बात करें तो दूसरा आंसर सही रहेगा, क्योंकि समस्या निवारण कौशल में सुधार करना है। छोटे बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय के, तो उन समस्याओं का समाधान खोजोगे जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, क्योंकि ये चीज़ किस में आ जाती है? व्यवहारिक में आ जाती है साथियों। व्यवहारिक रूप से जो समस्याएं बालक के सामने आती है उसका समाधान यदि आप बताते हो तो फिर वही सबसे बेस्ट रहेगा समस्या निवारण कौशल को विकसित करने के लिए प्राथमिक स्तर पर। बिल्कुल दूसरा ही विकल्प सही है साथियों छठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है, और प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। तो यहाँ देखिएगा, सामाजिकरण की संस्था है विद्यालय, तो वहां पर साथियों विद्यालय की गतिविधियों का प्रमुख स्थान थोड़ी होता है, न ही विद्यालय की दिनचर्या का, इनसे थोड़ी सामाजिकरण होगा। बल्कि अगर सामाजिकरण करना है बच्चों का तो वहां पर प्रमुख स्थान किसका होता है? विद्यालय में बच्चों का होता है साथियों, क्योंकि प्रमुख स्थान बच्चों का रहेगा, वो ही गतिविधियां करेंगे, वो ही सीखेंगे, वो ही समूह में रहेंगे, तो बिल्कुल सामाजिक गुणों का विकास उनमें जरूर होगा। चौथा विकल्प आपका सही है 7वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है, यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, और यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो मित्रों, मानव विकास के बारे में बात करें तो यह गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है, लगातार चलता रहता है, सतत लगातार विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम भी है, लेकिन परिपक्वता तक चलता है। गलत हो गया ना, क्योंकि परिपक्वता तो लगभग किशोर अवस्था के अंत में यहां तक ही चलती है, इसके बाद थोड़ी परिपक्वता चलती है साथियों, लेकिन विकास तो जीवन भर चलता रहता है। तो फिर यह कथन क्या है? गलत है। तो मतलब आपका प्रथम विकल्प यहां पर सही है प्रश्न नंबर 8 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां क्वेश्चन मित्रों, प्रश्न नंबर 9 है आपके, किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। पहला देखिएगा, तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। दूसरा है सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि। तीसरा है कार्यों की गति में वृद्धि, और चौथा है घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। तो मित्रों, संज्ञानात्मक विकास की बात करें किशोर अवस्था में, तो संज्ञानात्मक विकास इन तीनों चीजों में नहीं आ रहा है, बल्कि प्रथम विकल्प ही बता रहा है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, क्योंकि समस्याओं के समाधान की योग्यता तर्क के साथ, तो ये ज्ञान से मस्तिष्क से संबंधित है साथियों। यहां पर आपका प्रथम विकल्प सही है। कार्यों की गति में वृद्धि शारीरिक विकास को दर्शाता है, घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि यहाँ सामाजिक विकास को दर्शाता है, सामाजिक जागरूकता में योग्यता में वृद्धि ये भी सामाजिक विकास को दर्शा रहा है, अर्थात 9वें क्वेश्चन में आपके प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है?
गलत। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। विकास संयोगों का परिणाम है। यह एक सतत प्रक्रिया है और यह मापनीय होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए साथियों। कौन सा सिद्धांत गलत है विकास के बारे में? तो मित्रों बात करें हम, पहला देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है क्योंकि सभी का एक जैसे विकास नहीं होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता इसमें आती है। मित्रों संयोगों का परिणाम है। कौन कौन से संयोग? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। सतत प्रक्रिया मतलब लगातार चलती है, लेकिन मापनीय होता है। भाई मापनीय विकास नहीं होता है, मापनीय है वृद्धि। इसका मापन आप कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, यह वृद्धि है, तो इसका मापन कर सकते हो, लेकिन विकास का मापन नहीं होता है साथियों। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 10 में। ऐसा तो नहीं है ना कि इसका विकास 10 किलो बढ़ गया, इसके विकास में 5 इंच की वृद्धि होगी, ऐसा मापन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये क्या है? गलत है। चौथा विकल्प आपका सही है 10वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो मित्रों एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक मतलब एक से अधिक बुद्धि। तो साथियों बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, एक से अधिक, क्योंकि नाम में ही छिपा है इसका राइट आंसर। तो तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 11 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने, स्टर्नबर्ग ने, वेशलर ने और जे.एम. केटल ने। तो मित्रों एक सिद्धांत दिया गया था सन 1905 में, एक तत्व का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक थे अल्फ्रेड बिने। इन्होंने बताया था कि बुद्धि में एक ही तत्व पाया जाता है। तो बुद्धि मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही है 12वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। साथियों 13वां क्वेश्चन आपके हैं, अधिगमकर्ता वैयक्तिक विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए और अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो साथियों वैयक्तिक विभिन्नताएं प्रदर्शित कर रहे हैं अधिगमकर्ता, तो इसके लिए आप परीक्षाओं की संख्या बढ़ाओगे या कठोर अनुशासन लागू करोगे? दोनों ही चीजें गलत है, बल्कि राइट आंसर है तीसरा, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। क्योंकि अलग अलग अधिगम अनुभव यदि आप उपलब्ध कराओगे बच्चों के लिए, तो कोई बच्चा किसी चीज को सीखेगा, कोई कठिन चीज को जल्दी सीखेगा, कोई सरल चीज को सीखेगा। तो अलग अलग अधिगम अनुभव हमें उपलब्ध कराने चाहिए साथियों। अधिगमकर्ता वैयक्तिक विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। तो थर्ड विकल्प आपका सही है 13वें में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा? तो मित्रों अहम मतलब ईगो, जो वास्तविकता पर आधारित होता है, जो लाभ और हानि को देखते हुए कार्य करता है, अच्छे और बुरे को देखते हुए कार्य करता है। वो देखता है कि इस कार्य को करने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो साथियों ये वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 14 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। मित्रों प्रश्न नंबर 15 आपके है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर साल्वे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन और नैन्सी गिब्स। तो मित्रों संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित जो उपरोक्त बुक है, पुस्तक है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, इस पुस्तक के रचयिता डेनियल गोलमैन है साथियों, जो कि संवेगात्मक बुद्धि के जनक भी माने जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें पीटर साल्वे और जॉन मेयर की, तो इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था, लेकिन इसका सर्वाधिक विकास किसके द्वारा किया गया? डेनियल गोलमैन के द्वारा, और ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है,
व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है और व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। तो मित्रों, असत्य कथन की बात करें तो देखिएगा, पहले विकल्प को देखेंगे, अपूर्व और विशिष्ट होता है व्यक्तित्व, बिल्कुल सही है साथियों। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की संयुक्त उपज माना जाता है। अर्धचेतन और अचेतन यहाँ तक व्यक्तित्व रहता है लेकिन बाहरी रूप तक सीमित होता है, मतलब बाहरी रूप तो 10% होता है, अपन कहते हैं ना 1/10। तो साथियों वो चीज है, बाहरी रूप तो जो हमें दिखता है उसका व्यक्तित्व बाहर से देख करके आप किसी का अनुमान नहीं लगा सकते किसका व्यक्तित्व कैसा है। उसके साथ जब घुलोगे मिलोगे, उसके साथ रहोगे, समय बिताओगे, तब पता चलता है कि उपरोक्त जो व्यक्ति है वो कैसा है साथियों। तो मित्रों यहाँ चौथा विकल्प सही है 16वें में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक निर्भर। आत्म केंद्रित मतलब खुद पर ही केंद्रित हो। तो साथियों ऐसे व्यक्तियों को अंतर्मुखी के अंतर्गत रखा जाता है। आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 17 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन मित्रों देखिएगा, 18वें क्वेश्चन को, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है कि भाई बुद्धि परीक्षण जो होते हैं उनका दुरुपयोग का संकेत कौन सा विकल्प देगा मित्रों। उन्नति के लिए मापन में सहायक है ये। बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाते हैं। बालकों को वर्गीकृत करने में और अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो मित्रों बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग की बात करें तो पहला विकल्प जो है उन्नति के लिए मापन में सहायक, ये तो अच्छी चीज है, सकारात्मक है। तीसरा विकल्प जो है वर्गीकृत भी किया जाता है, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर कि भाई इसकी बुद्धि कम है तो ये नहीं सीख सकता, अपनी अकुशलता को छुपाते हैं, ये फिर दुरुपयोग हो रहा है साथियों। तो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 18 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19वां क्वेश्चन मित्रों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, कि जो एक प्रतिभाशाली बालक है उसको अधिगम निर्योग्य नहीं कह सकते हैं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, या शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को ये व्यवस्थित कर लेते हैं अथवा अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छी मॉडल बन सकते हैं, अच्छे मॉडल बन सकते हैं। ऐसा था ये वाक्य। तो मित्रों अगर हम बात करें प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की तो पहले विकल्प को देखेंगे, अधिगम निर्योग्य नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसमें किसी भी प्रकार की नियोग्यता कभी भी नहीं पाई जाती, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक प्रतिभाशाली बालक भी अधिगम निर्योग्य बालक हो सकता है साथियों। हो सकता है उसमें कुछ निर्योग्यता हो, भले ही वो प्रतिभाशाली है लेकिन किसी विशिष्ट क्षेत्र में निर्योग्यता हो सकती है। तो फिर ये कथन गलत हो गया। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, चाहे प्रतिभाशाली है वो, लेकिन साथियों शिक्षक के निर्देशन की तो आवश्यकता होती ही है, तो ये भी गलत हो गया साथियों। दूसरा विकल्प सही है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। हाँ, कहीं कहीं पर हो सकता है कि इन बालकों को ऐसी सुविधाएं मिल जाए, लेकिन सामान्यतः अधिकतर विद्यालयों में प्रतिभाशाली बालकों के अनुसार शिक्षण नहीं होता है, बल्कि सामान्य बालकों के अनुसार शिक्षण होता है, अधिकांशतः है 99% विद्यालयों में। तो साथियों दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 19वें में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा से संगठित करवाकर, कक्षा में एक इंडोर गेम आयोजित करवाकर, कहानी कथन विधि द्वारा और कक्षा के किसी एक विद्यार्थी द्वारा नियंत्रण करवाकर। तो मित्रों सबसे अच्छा तरीका, देखो चारों ही तरीके हो सकते हैं, सही लग रहे हो आपको, लेकिन इन चारों में से ही सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका पूछा है, तो नियंत्रण करवा कर तो सबसे खराब रहेगा, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। दूसरा, तीसरा या पहला कौन सा सही है।
साथियों तीनों ही विकल्प में सबसे बेस्ट आंसर है विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा से संगठित करवाकर, क्योंकि कक्षा से संगठित करवाकर अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो सृजनात्मक क्रियाकलाप को, तो फिर उससे बालक तत्पर जरूर होंगे। विकल्प नंबर 1 सही है 20वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। मित्रों 21वां क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती, उनको कोई एक विशेष देकर उससे संबंधित सूचना एकत्र करके, विशेष टॉपिक देकर, है ना, उनको कोई विशेष प्रकरण देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करके, यहाँ एक शब्द और आना चाहिए था, प्रकरण। आज की किसी समस्या की खोज करने या तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके, उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, या किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करना। तो मित्रों तीनों ही विकल्प तो पॉजिटिव है, लेकिन चौथा विकल्प तो बिल्कुल नेगेटिव आ गया, क्योंकि आप हतोत्साहित करोगे तो उससे थोड़ी सृजनात्मकता विकसित होगी। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 21वें में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो मित्रों 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? पहला, अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहने वाला। प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना। युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना। प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना। तो मित्रों ये समायोजन से संबंधित जो रक्षात्मक यांत्रिकता होती है, तो फिर उन विधियों में से कौन सा आपको असुमेलित लग रहा है, मतलब कौन सा मेल नहीं खा रहा है यहाँ पर? तो पहला देखेंगे, अंतर्मुखी बिल्कुल स्वयं अपने में ही रहता है। प्रक्षेपण का मतलब अपनी गलती दूसरों पर ही डालना होता है। युक्तिकरण का मतलब अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना नहीं होता है साथियों। युक्तिकरण में तो कोई युक्ति निकाली जाती है, दूसरों पर अगर गुस्सा डालते हो तो उसको आप युक्तिकरण नहीं कह सकते। प्रतिगमन का मतलब पुरानी आदतों में लौटना होता है। तो यहाँ थर्ड विकल्प आपका सही है 22वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रकरण मतलब प्रक्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय या सेट है, और चिंतन और भाषा असंबंधित है। तो मित्रों चिंतन और भाषा के संबंध में आपसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत रहेगा। तो साथियों गलत कथन की बात करें तो प्रतिमा और भाषा प्रयुक्त होती है, ये तो सही कथन है। ये एक प्रकार की प्रक्रिया भी है, ये भी सही कथन है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सेट है, सही कथन है। लेकिन चिंतन और भाषा असंबंधित है। साथियों कहीं ना कहीं चिंतन और भाषा का संबंध जरूर होता है। तो यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा 23वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। मित्रों 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो मित्रों थॉर्नडाइक ने जो प्राथमिक नियम बताए हैं उसमें अभ्यास, प्रभाव और तत्परता के बताए हैं। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम इन्होंने नहीं बताया है प्राथमिक नियमों में। तो विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 24 में। आगे बढ़ेंगे साथियों मित्रों प्रश्न नंबर 25 पर। छात्र के अवांछित व्यवहार में संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है उनको दंडित किया जाए, उनको नजरअंदाज किया जाए, उसके माता पिता को सूचना की जाए, या अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो मित्रों अवांछित व्यवहार मतलब जो आप नहीं चाहते हो ऐसा व्यवहार यदि कोई छात्र कर रहा है तो उसके संशोधन हेतु सबसे पहले तो उसके कारणों का पता लगाओ कि आखिर ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा है, और फिर उपचारात्मक शिक्षण हेतु सुझाव दिया जाए। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 25वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां क्वेश्चन है मित्रों, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो मित्रों आंतरिक रूप से अगर अभिप्रेरित करना है तो चिंता और डर पैदा करके तो कभी भी आप प्रेरित नहीं कर सकते।
तो पहला, दूसरा या तीसरा, तीनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा? साथियों, टोपी देना ये तो बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना हो गया, तो तीसरा चौथा बिल्कुल गलत। पहला और दूसरा, तो साथियों इनमें से राइट आंसर है दूसरा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर, कि उनके व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करो और उसमें निपुणता बच्चे पा सके, इसलिए उनकी हेल्प भी कीजिए। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, क्योंकि खुद ही कार्य करेंगे उस चीज़ के लिए वो। दूसरा विकल्प सही है 26 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो साथियों, जेम्स लेंगे सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मित्रों, इसमें राइट आंसर है जेम्स लेंगे का सिद्धांत। जेम्स लेंगे का सिद्धांत कहता है कि जो संवेगात्मक अनुभव है वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं, अर्थात विकल्प नंबर 1 है 27 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 28 पर। किशोरावस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि होना, संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है और पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया होना। तो साथियों देखिएगा, किशोरावस्था के संदर्भ में पहला है चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना। तो मित्रों, मूर्त नहीं बल्कि अमूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होता है चिंतन किशोरावस्था में। चौथी अवस्था है ना औपचारिक संक्रियात्मक वाली जीन पियाजे की, वो किशोरावस्था में ही है। तो साथियों वहां पर बालक अमूर्त चिंतन करता है, तो ये गलत हो गया। बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि बुद्धि लब्धांक में ऐसे नहीं होती है किशोरावस्था आते ही, कि भाई मान लो कि भाई बाल्यावस्था में तो बुद्धि 90 थी और किशोरावस्था आते ही 140 हो गई, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया होना या फिर संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है। तो साथियों राइट आंसर है संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है किशोरावस्था में आते ही बालक में। विकल्प नंबर 3 सही है। ये जरूरी नहीं है कि लापरवाह रवैया हर एक किशोर अपनाएं, लेकिन हर एक किशोर के अंदर संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना जरूर बढ़ेगी साथियों। थर्ड विकल्प ही सही है 28 में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन? तो मित्रों आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, अपसारी चिंतन मतलब सृजनात्मक चिंतन से ये संबंधित है, अलग अलग तरीके से सोचना। थर्ड विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 29 में। चलिए 30वां और अंतिम क्वेश्चन। मित्रों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइए, डाउट हो तो भी, और कितने क्वेश्चन हुए सही वो भी कमेंट करके जाइएगा। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर और विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो विषय की विशिष्ट प्रकृति पर ध्यान दीजिए, छात्रों के मानसिक स्तर पर ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दीजिए, लेकिन अभिभावक की पृष्ठभूमि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है साथियों शिक्षण विधि का चयन करते समय, अर्थात सेकंड विकल्प सही है 30वें क्वेश्चन में। तो साथियों ये 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 40 भी पूरा हो चुका है। आपको ये जो 40 वीडियो की एक प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें साइकोलॉजी के आप पूरे 40 वीडियो देख सकते हो क्लिक करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और 11 बजे वीडियो आ रहा है साथियों, वीडियो के 11 बजे सूचना आ रही है कि आपकी रीट की तारीख कितनी फिक्स हुई है। 25 अप्रैल को ही एग्जाम होगा या फिर आगे जाएगी, और आगे जाएगी तो कितनी आगे जाएगी, बिल्कुल उसी के आधार पर आप तैयारी कीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों सभी का।